शंकराचार्य विवाद पर योगी के खिलाफ डिप्टी सीएम खड़े हुए नजर आ रहे हैं। शिखा पकड़कर खींचना महाअपराध है, ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है। शिखा खींचने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी धर्म में अनादर करना अक्षम्य अपराध है, ये कहना है ब्रजेश पाठक का। शंकराचार्य का ये जो मामला है लगातार अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस विवाद के बीच ब्रजेश पाठक का ये बड़ा बयान सामने आया है। इसे एक दांव के तौर पर भी देखा जा रहा है। ब्रजेश पाठक बटुकों को सम्मानित कर रहे हैं। 101 बटुकों को अपने आवास में उन्होंने सम्मानित किया है। तो अब ब्रजेश पाठक की इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है, जो कह रहे हैं कि शिखा खींचना एक गंभीर अपराध है, अक्षम्य अपराध है, ये नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ शंकराचार्य को लेकर सवाल उठे, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग कालनेमी बनकर घूम रहे हैं और शंकराचार्य किसी को भी नहीं कहा जा सकता, इस तरह की उन्होंने टिप्पणी की थी। लेकिन अब डिप्टी सीएम का विचार कुछ अलग दिखाई दे रहा है, उनके बयान कुछ अलग नजर आ रहे हैं। तो शंकराचार्य विवाद के बीच ब्रजेश पाठक ने एक बड़ा दांव चल दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बटुकों को सम्मानित किया है। 101 बटुकों को अपने आवास में उन्होंने सम्मानित किया है और कहा कि शिखा खींचना अपराध है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक तरीके से कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल कहीं ना कहीं करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से खूब आलोचना हुई थी, प्रशासन ने जो व्यवहार किया इन बटुकों के साथ, वहां शिखा खींची गई थी। जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जा रहे थे स्नान करने के लिए, जमकर उस दौरान बवाल हुआ था। आरोप लगे थे कि दुर्व्यवहार बटुकों के साथ हुआ है। अब सम्मानित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आते हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी कुछ अलग बयान सामने आया था। मुख्यमंत्री से इतर उनका बयान देखा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शंकराचार्य से हम अनुरोध करते हैं कि वो स्नान करें। पूरे सम्मान के साथ उन्हें स्नान करने के लिए उन्होंने अनुरोध किया था। और अब आप देखिए कि दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक किस तरीके से बटुकों का सम्मान कर रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, हाथ जोड़कर उनके सामने उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बटुक ब्राह्मणों का सम्मान लखनऊ में हुआ है। 101 बटुकों को अपने आवास पर बुलाकर सम्मानित किया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। शंकराचार्य विवाद से जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, क्योंकि जो दुर्व्यवहार हुआ था शंकराचार्य के शिष्यों के साथ, उनके बटुकों के साथ, उसको लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये अपराध की श्रेणी में आता है, अक्षम्य अपराध है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साहबदीन यादव संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहबदीन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 101 बटुकों को अपने आवास में बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं, इसे किस तरीके से देखा जा रहा है? क्योंकि शंकराचार्य को लेकर विवाद लगातार गहराता हुआ नजर आता है, जब मुख्यमंत्री शंकराचार्य होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। देखिए वंदना, इस समय देखा जाता था कि यूपी की सियासत में हमेशा आमने सामने बीजेपी और समाजवादी पार्टी होती थी, लेकिन इन दिनों राजनीति एक अलग मोड़ पे चल रही है। एक अलग आप देख रही हो, जब से ये शंकराचार्य जी का विवाद हुआ है उसके बाद से बीजेपी के अंदर ही एक घमासान मचा हुआ है। आप देखे होंगे कि जिस समय शंकराचार्य ने स्नान नहीं कर रहे थे, उस समय डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने उनसे कहा था, उनसे अनुरोध किया था, हाथ जोड़ के अनुरोध किया था। लेकिन उसके बाद जब आप विधानसभा सत्र की देखते हैं तो उसमें स्वयं मुख्यमंत्री खड़े होकर जो बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं शंकराचार्य के खिलाफ था। और उन्होंने साफ कहा था कि उस समय चीजों को गड़बड़ करने के लिए इस तरह किया गया था, व्यवस्थाओं को बिगाड़ने के लिए काम किया गया था। और उसके बाद फिर एक चैनल के इंटरव्यू पर डिप्टी सीएम साफ बोलते हैं कि जो बटुकों के साथ हुआ, जो उनकी चोटी खींची गई, ये कहीं ना कहीं एक अक्षम्य अपराध है जिसको माफ नहीं किया जाता। और इसकी सजा उन जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, जो पुलिसकर्मी थे, उनको मिलेगी, उनको पाप लगेगा और तमाम चीजें। लेकिन फिर अगर इतना अक्षम्य अपराध है, इतना गंभीर अपराध है, तो उन पर कार्रवाई कब होगी? अब तो माघ मेले का भी समापन हो गया है, अभी तक कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आया।
हाँ, वही मैं कह रहा था कि मैं अभी पूरी चीजों को बता रहा था कि हाँ। कैसे कि दोनों लोगों में मतलब आप देख रहे हो कि बीजेपी के अंदर अभी एक धीरे धीरे घमासान उठ रहा है, चुनाव जैसे करीब आ रहा है, तो ये राजनीति किस ओर करवट लेगी, इसमें जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो अभी असमंजस में आ गए हैं कि आखिर चल क्या रहा है बीजेपी में। आखिर जिस तरह अभी आपने देखा होगा कि एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें डिप्टी सीएम कहते हैं कि आप पता करिए कि कौन बीजेपी में था कि नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे अंदर अंदर बिना नाम लिए वार किए जा रहे हैं, और जिस तरह से बटुकों का सम्मान कर रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो सनातन जो बीजेपी की एक कह सकते हैं जो उनका एक थीम है, या कह सकते हैं जो हमें सनातन प्रेमी का एक उनका वो बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं उस पर वो लोग कायम हैं, और जो सनातन से जुड़े लोग हैं उनका बीजेपी हमेशा सम्मान करती है। शंकराचार्य को लेकर भी शायद ये चीजें अब क्लियर कर दी गई हैं कि उसमें एक पक्ष जो है वो शंकराचार्य का विरोध कर रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो शंकराचार्य के साथ खड़ा है। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति में कार्यकर्ता है कि आखिर क्या चल रहा है, लेकिन चीजें अब जो है इसका फायदा वो पूरा समाजवादी पार्टी उठाने की कोशिश करेगी, और वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में 2027 में कहीं ना अगर इसी तरह माहौल रहा तो 27 में चीजें बहुत ही अव्यवस्थित हो सकती हैं बीजेपी में, क्योंकि जिस तरह से अभी तक ये मामला दबा दबा चल रहा था, लेकिन अब चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। लोग एक जो नेता हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल अभी नाम नहीं लेते, लेकिन इशारों में वो बड़ी बात कहे जा रहे हैं, और ये बड़ी बात बड़ा संकेत है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि स्थिति किस ओर करवट लेती है। वंदना। बिल्कुल साहबदीन, लेकिन जो लोग पक्ष और विपक्ष में हैं वो तो खुद ही सरकार चला रहे हैं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार किस दिशा में जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। ब्रजेश पाठक की एंट्री अब होती है इतने लंबे समय के बाद। केशव प्रसाद मौर्य पहले बयान देते हैं, लेकिन उसके बाद वो मौन हो जाते हैं। मुख्यमंत्री कालनेमी तक कह देते हैं शंकराचार्य कोई भी नहीं लिख सकता है, यहां तक उन्होंने टिप्पणी कर दी है। तो विपक्ष को तो मौका मिलेगा। हाँ बिल्कुल वंदना, देखिए अगर आप एक तरफ उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, अगर अव्यवस्थाएं शंकराचार्य ने की थी तो आप शंकराचार्य के खिलाफ कार्रवाई करिए। अगर पुलिस कर्मियों ने उनके साथ ज्यादती की है तो आप पुलिस कर्मियों पे या अधिकारियों पे कार्रवाई करिए। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, आप एक दूसरे पे बयान कर रहे हैं। तो ये सवाल समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे अन्य जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, वो सभी सवाल करेंगे। जाते जाते एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि शंकराचार्य को लेकर भी क्या ब्रजेश पाठक ने कोई टिप्पणी की है, क्योंकि बटुकों का सम्मान कर रहे हैं, बटुकों के खिलाफ जो व्यवहार हुआ उसको लेकर वो कह रहे हैं कि ये अपराध है। देखिए वंदना, अभी शंकराचार्य को लेकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, ना ही किसी मीडिया चैनल पे और ना ही बटुकों को लेकर उन्होंने साफ किया कि बटुकों को जो चोटी खींची गई, जो चोटी खींच कर मारी गई, उन्होंने कहा कि बटुकों की जो चोटी है उसकी वो छूना ही अपराध माना जाता है, वो पाप की दोष में आता है। लेकिन शंकराचार्य को लेकर फिलहाल अभी ब्रजेश पाठक ने कुछ नहीं कहा। हाँ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जरूर कहा था कि मैं उनका हाथ जोड़कर सम्मान करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि आप स्नान करिए। उन्होंने साफ शंकराचार्य के साथ खड़े हुए थे, लेकिन अभी फिलहाल डिप्टी सीएम के शंकराचार्य का उन्होंने नाम नहीं लिया। बटुकों को लेकर उनकी जो संवेदनाएं हैं, जो उनके प्रति कह सकते हैं कि उनके प्रति जो एक झुकाव है वो देखने को आज मिल रहा है। इसी यही कारण है कि आज उनका सम्मान करते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण समाज में एक मैसेज गया था, क्योंकि जिस तरह से चोटी खींचकर मारा गया था, जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद से सियासी हलचल बहुत तेज मची थी और उसको लेकर ब्राह्मणों में खास नाराजगी देखी जा रही थी कि इस तरह से किसी जो सनातन प्रेमी है, जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण होते हैं, जो वो सम्माननीय होते हैं और उनका लोग पैर छूते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अक्षम्य अपराध है और इसके लिए उन पुलिस दोषी कर्मियों को सजा मिलनी चाहिए। जो सरकार की छवि धूमिल हुई है उसको लेकर भी इसे डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा सकता है, जो डिप्टी सीएम की ओर से किया गया है। आप रहेगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और अहम जानकारी, लखनऊ में सीएम योगी और भागवत की मुलाकात हुई है, यानी मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले हैं। गोरखपुर के दौरे के बाद लखनऊ पहुंचे संघ प्रमुख। 30 मिनट तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी बैठक हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत करीब 30 मिनट तक मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकात ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। यह मुलाकात लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती कुंज में हुई है, जहां संघ का कार्यालय है।
सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है, जो कि आरएसएस के शताब्दी वर्ष के आउटरीच के तहत लखनऊ के 2 दिन के दौरे पर हैं। तो बीजेपी को लेकर आरएसएस प्रमुख ने बड़ा बयान भी इस दौरान दिया है। आरएसएस बीजेपी का रिमोट कंट्रोल नहीं है, ये मोहन भागवत ने कहा, और कहा कि बीजेपी को संघ नहीं चलाता। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं और जो बयानबाजी की जा रही है संघ प्रमुख की ओर से, उसको लेकर भी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है। ऐसे में जो बयान दिए जा रहे हैं बीजेपी को लेकर हो, यूजीसी नियमों को लेकर हो, या फिर हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने को लेकर जो टिप्पणियां की गई है मोहन भागवत की ओर से, उस पर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उनके साथ मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। हमारे साथ साहबदीन लगातार जुड़े हैं। साहबदीन, इस मुलाकात में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? विधानसभा चुनाव को लेकर तो कहा जा रहा है कि दोनों ने बातचीत की है, लेकिन 30 मिनट तक जब बातचीत होती है तो कई मायने इसके निकाले जाते हैं। बिल्कुल बंदना, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ प्रमुख मोहन भागवत की लखनऊ में जो निराला नगर का जो सरस्वती शिशु मंदिर है वहां पर मुलाकात हुई और करीब आधे घंटे ये मुलाकात चली। और इसमें माना जाता है कि इसमें सामाजिक और सियासी हलचलों को लेकर उनकी बातचीत हुई है, क्योंकि प्रदेश में की राजनीति और आने वाले समय में होने वाले बड़े फैसलों को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि बात चल रही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, वहीं दूसरी तरफ बात चल रही है कि संगठनात्मक जो दृष्टि है उसमें भी काफी बदलाव किया जाना है, इस बड़े स्तर पर फेरबदल किया जाना है। तो भाजपा संगठन में बदलाव और संभावित मंत्रिमंडल को लेकर ये जो चर्चा हुई है इसको काफी अहम माना जा रहा है। और इसी को लेकर कुछ उनकी रणनीति बनी है, कुछ सरकार के कामकाजों की समीक्षा हुई है, कुछ विभागों के प्रदर्शन और भविष्य की रणनीति को लेकर कुछ बातचीत हुई है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो उनको लेकर उनके करीब आधे घंटे इसमें चर्चा हुई है। क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो सबसे बड़ा उन्होंने जोर दिया, क्योंकि एक मैसेज समाज में फैला जा रहा है कि एक जाति को लेकर बड़ा मैसेज फैला जा रहा है, तो शायद इस बात को लेकर उस पर काफी चर्चा हुई है कि आप सभी जातियों को जोड़ के चलना है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी जातियों का सम्मान होता है। तो ऐसे में जो एक संदेश है उस संदेश को किसी तरह से धीरे धीरे हटाया जाए और जो समाज में अन्य जातियां हैं उन सभी को साथ लेकर चलने की बात की है। और इस पर उन्होंने काफी जोर भी दिया है, उनके बयान भी आप देखेंगे तो उसमें भी इसी बात का जिक्र था। और जो बातचीत की जा रही है उसमें भी माना जा रहा है कि जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है एक जाति को लेकर, कहीं न कहीं उसको खत्म किया जाए और सभी लोगों को साथ लेकर चला जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जो बैठक हुई है काफी अहम मानी जा रही है। वो हर स्तर पर, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो, चाहे संगठन में फेरबदल को लेकर हो, चाहे सरकार की जो कामकाज है इन सब चीज को लेकर, और जो एक नैरेटिव फैल रहा है सभी चीजों को लेकर काफी उनसे बातचीत हुई है। और माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ बदलाव जरूर होंगे। वंदना। बिल्कुल साहबदीन, और विपक्ष भी गाहे बगाहे जिस तरह की आशंका जताता है या फिर आरोप लगाता है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश की जा रही है। इस बीच 3 महीने में 2 बार मुलाकात होना आरएसएस प्रमुख के साथ, इसको लेकर क्या समझा जाए, क्या कयास है? देखिए, ये मुलाकात हलचल करने वाली तो जरूर है, क्योंकि बीजेपी आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी एक पीडीए कार्ड खेल रही है। तो उसके उस एवज में जो बीजेपी का पुराना एजेंडा है वो हिंदुत्व का एजेंडा है, और उसको धार देने के लिए ये मेन इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। और क्योंकि आपको पता होगा कि बीजेपी जो है अगर सत्ता में आई है तो वो हिंदुत्व के एजेंडे पे आई है, तो वो इन सब चीजों से दूर नहीं हुआ है। उसका कहना है कि आपने साहबदीन कि हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की कोशिश तो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि आरएसएस बीजेपी का रिमोट कंट्रोल नहीं है, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये बात आज कोई नई नहीं है। आरएसएस हमेशा से कहता आ रहा है कि बीजेपी स्वतंत्र पार्टी है, आरएसएस का उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। ये कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन सभी जानते हैं कि आरएसएस
एक ऐसा दल है या ये एक ऐसा कह सकते हैं कि वो जो चीजें कंट्रोल होती हैं, लोग मानते भी हैं इस चीज को कि वहीं से चीजें कंट्रोल होती हैं। तो जाहिर सी बात है, आने वाले समय में आप जब मंत्रिमंडल का विस्तार देखेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं इस मुलाकात को लेकर चीजें सामने आएंगी। देखिए, उनका सबसे जो रोड मैप है जो तैयार किया जा रहा है वो 2027 है, और अक्सर मुख्यमंत्री आपने देखा होगा कि अयोध्या और मथुरा की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इन सब चीजों की जो हिंदुत्व का एजेंडा है इसको लेकर अब ग्राउंड लेवल पर तैयारी की जाएगी, और इसी को लेकर जो उनकी एक सबसे बड़ा है कि हम सब हिंदू हैं, जो ये लकीर खींचने की जा रही है, इसको जातिगत जो दीवार में बांटने की समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है। बिल्कुल साहबदीन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इधर सलमान खान के पिता सलीम खान को लेकर एक बड़ी